नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आप सभी का जीएस कर्मयोगी में भरपूर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका वर्सेस ईरान, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच जो अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, उसकी डेडलाइन पूरी हो चुकी है। उसकी डेडलाइन पूरी हो गई और उसकी डेडलाइन पूरी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की डेट और आगे बढ़ा दी। इसकी वजह यह है कि अब उनको भी समझ में आ रहा है कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैंने जो अस्थिरता पूरे विश्व में उत्पन्न कर दी है, उसका पूरा खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। कोई देश बच नहीं सकता है। जब आप किसी दूसरे घर में युद्ध को छेड़ते हैं तो आपका घर, अगर आप किसी और के घर को जलाते हैं, पड़ोसी का घर जलते हुए देखते हैं, तो आपका भी घर किसी दिन जलेगा। तो अमेरिका का घर अब जलना शुरू होगा, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी जो है अर्थव्यवस्था, सबसे मजबूत, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट रही है। इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो अब मंदी में आ रही है। तो इसी को देखते हुए अब ये युद्ध को शांति की तरफ बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिए हैं। और न्यूक्लियर न्यूक्लियर संवर्धन की बात चल रही है कि न्यूक्लियर का हमें कोड चाहिए। कोड कौन मांग रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरेनियम का बार बार जो है कोड मांग रहे हैं कि यूरेनियम का कोड दीजिए और हम उस यूरेनियम को समाप्त कर देंगे या निष्क्रिय कर देंगे। अगर कोड इनको मिल जाता है तो इसको ये निष्क्रिय कर देंगे। इसके पीछे पूछे कि पूरी कहानी को हम समझेंगे, पूरी स्टोरी क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। मेरे दोस्त, मेरा दिल तब बहुत दुखी हो उठा जब मैं कल हॉस्पिटल में गया हुआ था और मेरे सामने कुछ मीडिया पत्रकार, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो अमेरिका वर्सेस ईरान के बारे में बता रहे थे। इतनी झूठी अफवाहें दिखा रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था, तथ्य नहीं था। मैं किसी मीडिया को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी झूठी चीजें दिखाना, जनता के बीच भड़काऊपन दिखाना, हमें तो ये लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध अगर कोई करवाएगा तो इसमें सबसे बड़ा रोल अब मीडिया का रहेगा। जो मीडिया जो जिस तरीके से, जैसे पहले कहा जाता था कि लोकतंत्र का, देश का चौथा पिलर कोई है तो वो है मीडिया, लेकिन इस समय मीडिया जो कार्य कर रही है, इतनी घिनौनी कार्य, इतनी गिरे हरकतों पे आ गई है, अपने टीआरपी और चंद पैसों के लिए इतनी गिर चुकी है, कुछ कह नहीं सकते। ज्यादा आलोचना करेंगे तो हमारे वीडियो को बंद करवा दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो इसलिए हम ज्यादा टारगेट किसी को करते नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम देखे मेरा मन बहुत दुखी हो गया। इसीलिए हम सोचे आप सभी के बीच सच्ची कहानी हम लेकर आते हैं, जो सच्चाई है उसी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप सभी लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि दुनिया किस फ्लो में, किस तरफ जा रही है और मीडिया किस तरफ जा रही है। हम थोड़ा सा डाटा यूज करने के लिए फोन का इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि डेट को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो इतनी डेट याद कर पाना तो संभव नहीं होता है। तो सारी डेट याद कर पाना संभव नहीं होता है। हम बात करेंगे, सीधा हम आते हैं अपने मुद्दे पे, ठीक है। जो युद्ध विराम का विस्तार हुआ है, युद्ध विराम का विस्तार, पहली बार युद्ध विराम का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब घोषणा करते हैं? 8 अप्रैल 2026 को घोषणा करते हैं और उसकी डेडलाइन जो है 21 अप्रैल तक थी। 21 अप्रैल को जैसे डेडलाइन पूरी होती है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे आते हैं और कहते हैं इस डेडलाइन को हम आगे बढ़ाते हैं और ईरान को मौका देते हैं कि शांति वार्ता के लिए संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर सके। क्या मौका देते हैं ईरान को? वार्ता के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर सके, जिस प्रस्ताव के, जो ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिसको अमेरिका मानने पे बढ़े और अमेरिका स्वीकार कर सके। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, अपनी अपनी मीटिंग करते हैं अमेरिका में, वहां पे मीटिंग में कहते हैं हमें न्यूक्लियर कोड चाहिए। कोड भाई क्या होता है? जो न्यूक्लियर होता है इसका एक कोड होता है। अगर वो कोड मिल जाए ना तो उस कोड के माध्यम से न्यूक्लियर को निष्क्रिय करवाया जा सकता है। यानी कि आप न्यूक्लियर तो रखे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, समाप्त कर दिया। या कोड मिल जाए तो उसके लोकेशन को एआई के द्वारा ट्रेस करके वहां से उसको समाप्त किया जा सकता है परमाणु हमले के माध्यम से।
तो ये दो तरीके होते हैं, या किसी जासूसी माध्यम से वहां से निकलवाया भी जा सकता है। ये होता है तो उसके कोड से आप जो कोड न्यूक्लियर दिया जाता है किसी देश को ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए, तो उसमें एक विशेष प्रकार का कोड मेंशन किया जाता है। जिस तरीके से जैसे कोड वो होता है, तो वो कोड अमेरिका के पास उसके बेंच, राष्ट्रपति के बेंच पे रखा जाता है। लेकिन ये कोड अमेरिका में ही छुपाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना दिया जाए। क्यों छुपाया जा रहा है इसका पता नहीं। अगर इसका पता डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाता है न्यूक्लियर के, इस निष्क्रिय कर देंगे और परमाणु जो ये एनर्जी बनाने के, न्यूक्लियर एनर्जी बनाना चाहते हैं या न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, वो कुछ नहीं बना पाएंगे। हम बात करते हैं, ईरान भी कह रहा है बार बार कि देखे, सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि इससे क्या नुकसान हो रहा है। पहली बात तो ये आ जाएंगे, हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अभी भी तनावपूर्ण स्थिति की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूर्ण रूप से खोला नहीं गया है। क्या हुआ है? हॉर्मुज पूर्ण रूप से खोला नहीं गया है। इसी के वजह से पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ रही है और सप्लाई चेन जो है ठप हो गया है। हॉर्मुज के रास्ते के माध्यम से पूरी दुनिया का लगभग 20% जो है पेट्रोलियम ऑयल निर्यात किया जाता था या एलएनजी निर्यात किया जाता था, जो पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। और इसके बाधित होने की वजह से नए रास्ते के, जो नए रास्ता से व्यापार किया जाता है, उस रास्ते के से वस्तुओं को पहुंचने में टाइम लगता है, डिलीवरी, वस्तुओं की डिलीवरी करने में टाइम लगता है और समय लगता है, जिसके वजह से संसाधन और समय दोनों का नुकसान हो रहा है। इस वजह से हॉर्मुज को खोलने की बार बार बात चल रही है। फिर हम बात करते हैं, ठीक है, और ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक अपना प्रतिबंध पूर्ण रूप से नहीं हटा लेता, ये पूर्ण रूप से बात कर रहे हैं, कुछ प्रतिबंध नहीं, पूर्ण रूप से जब तक अमेरिका अपना प्रतिबंध नहीं हटा लेता है, और अमेरिका चारों तरफ से जो खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं और खाड़ी देशों में अपने सैनिक को रखे हैं, वहां से अगर अपने सैनिक को नहीं हटा लेते हैं, तो हम तब तक हॉर्मुज नहीं खोलेंगे जब तक ये इस शर्त को मंजूर नहीं करते, यानी कि प्रतिबंधों को नहीं हटाते हैं और सैनिक को नहीं हटाते हैं, तब तक हम इसको नहीं खोलेंगे और घेराबंदी को हटाना ही पड़ेगा और अपनी सैनिक को हटाना पड़ेगा। ईरान ने हाल ही में दावा किया कि हमने 2 जहाजों को भी जब्त करने का दावा किया। अमेरिका ने ये दावा किया है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने 2 जहाजों को जब्त कर लिया है। ये किसका दावा है? ईरान ने। और भाई उस दिन आपने देखा ही होगा कि भारतीय जहाजों पे भी हमला कर दिया और भारतीय नागरिक को भी वहां असुरक्षित महसूस की भारत सरकार। इस वजह से भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चला करके, और जो ईरान में भारतीय लोग रहते थे उनको बाहर निकालकर अपने देश में लाने का कार्य किया गया। और भारतीय जहाज पे जो हमले हुए उसकी कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए भारत ने, अब भारत का जो अमेरिका में, जो ईरान का भारत में दूतावास है, वहां पर भारत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा, बहुत गलत हो रहा, हमने तो ईरान के साथ भाई कुछ किया नहीं, हमने तो भेदभाव किया नहीं। तो उस पर आपत्ति जताई भारत ने, ठीक है। फिर क्या आगे बाद मामला आता है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, यानी कि इजराइल और लेबनान के बीच, लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच 16-17 अप्रैल को अस्थायी अल्पकालिक युद्ध विराम हो गया। किसने करवाया? अमेरिका के प्रशासन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। वहां के दोनों के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से इजराइल से कहा कि आप हिजबुल्लाह पे आक्रमण करना बंद कीजिए, और 16-17 अप्रैल को ये घटनाएं अल्पकालिक युद्ध विराम के लिए लागू कर दी गई। लेकिन अभी भी छिटपुट गोलाबारी हो रही है, बंद नहीं हुई है, दोनों तरफ से छिटपुट गोलाबारी हो रही है। इससे क्या होगा? तो इससे पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आने का पूरा संपूर्ण रूप से खतरा है। अब मैं बता दूं क्यों खतरा है। पेट्रोलियम ऑयल बढ़ने के आसार हो गए हैं भाई, लगभग 80 से 200 यानी कि $80 से $200 प्रति बैरल पैसे बढ़ने की आशंका है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी मंदी आ सकती है। भाई जो तेल सस्ता मिल रहा था, अब वही तेल पे $80 से $200 प्रति बैरल बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो सप्लाई चेन की खपत जो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। कारण ये है तो विश्व आर्थिक मंदी आ जाएगी, वस्तुओं की सप्लाई नहीं हो पाएगी। और
जिस डीजल पेट्रोल से जिस वस्तु का निर्माण किया जाता था, वो निर्माण कार्य प्रभावित होगा। तो जब निर्माण कार्य प्रभावित होगा, आवागमन प्रभावित होगा, तो पूरे विश्व का जो व्यापार वो समाप्त एकदम से ठप हो जाएगा। धीरे धीरे मंदी आ जाएगी और ये वैश्विक मंदी एक बहुत बड़ा आकार लेकर कुछ 1-2 दिनों में तो नहीं, 4-6 महीने बाद इतना बड़ा आकार लेगी कि पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी से जूझने लगेगा और खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, रोटियां नहीं होंगी और वस्तुओं के खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। विश्व आर्थिक मंदी में यही होता है। तो इससे विश्व आर्थिक मंदी आने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी हमने बता दिया क्या है, अर्थव्यवस्था। मुद्रा उनकी सबसे बड़ी पावर है भाई। क्या है सबसे बड़ी पावर? मुद्रा। मनी इज पावर। मनी इज पावर किसी ने, जो इसने भी कहा था, बहुत अच्छा कहा था, क्योंकि ये पैसे से ही इतने संसाधन को जुटाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल बनाए, इतनी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं और पूरे देश में दादा बन के बैठ गए हैं, क्योंकि इनके पास तो दुनिया के मैक्सिमम अधिक से अधिक धन इन्हीं के पास है। तो सभी दुनिया के पूरा विश्व, दुनिया के जितने देश हैं, तो जो ये कहते हैं वही करना पड़ेगा भाई। तो फिर ये अब इनका नुकसान हो रहा है, जब दादा का ही नुकसान होगा, दादा को ही चूना लग गया है, तो दादा अब करे क्या? दादा तो परेशान है क्योंकि अपना घाटा मंजूर नहीं है। अब दादा को अपना घाटा मंजूर नहीं है तो दादा को तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो दादा अब कह रहे हैं हम आज युद्ध विराम चाहते हैं और करना चाहते हैं ईरान हमारे प्रस्ताव को मान जाए। ठीक है, बाधित होगी, बताए सब युद्ध विराम के मानवीय आने का रास्ता साफ हो सकता है, तो जिससे मानवीय क्षति पहुंची है सहायता पहुंचाने में आसानी हो जाएगी मेरे दोस्त। और मानवीय जो मदद की जा सकती है, हर देश आगे आकर के, हर देश जितना हो सकता है उतना मदद करेगा। हमारा भारत भी मदद करता था, वो मदद करेगा। ठीक है, आम नागरिकों को आम नागरिक की जो जान खतरे में आ गई है, वो दम घुट रहे हैं, जो रात को सो नहीं पा रहे हैं कि हम सुबह अगला सूर्य देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। उनकी जान को इतना बड़ा खतरा है, उनकी जान आसानी से बचाई जा सकेगी। बहुत लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे भाई। सबको पता है कि देश के दोनों देश के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच इतना बड़ा तनाव चल रहा है। वहां पे जो नागरिक रह रहे हैं, ईरान के नागरिक जो हैं, वो बेचारे रात में सोते होंगे तो अपने अल्लाह से कितनी दुआएं करते होंगे कि अगला सूर्य देखने को मिल जाए, अगर सूरज देखने को, सन देखने को मिल जाए तो उनके लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी। कितने डरे होंगे उन लोगों के बेचारे की क्या गलती है, क्योंकि ये बड़े बड़े तानाशाह लोग बने बैठे हुए हैं और ये अपनी तानाशाही की, अपने नशा के में धुत है और मानवीय जो है, मानवीय गति को इतना प्रभावित कर रहे हैं। मानवीय सहायता न देने के बजाय मानव को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये बहुत दुख भरी कहानी है, ये बहुत दुख भरी वर्तमान स्थिति है वहां की। नुकसान हम जानते हैं, वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट में आ जाएगा, क्योंकि भारत में भी वैश्विक ऊर्जा संकट में आ गया। मुद्रास्फीति आएगी तो वैश्विक मंदी जरूर आएगी भाई मेरे दोस्त। शेयर मार्केटों में भारी अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, जिसके वजह से शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाना नहीं पसंद करेगा। कोई भी इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि भाई शेयर मार्केट में पैसा तभी लगाया जाता है जब हमें कुछ फायदा होगा। जब मुद्रास्फीति हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो भाई उस मुद्रा की वैल्यू इतनी डाउन हो जाएगी, तो उस देश में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा जिसकी मुद्राएं गिर जाएंगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये बहुत भारी नुकसान होगा। क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण लेबनान और गाजा में मानवीय संकट गहरा गया है। अब ये देखिए, ये भी क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण लेबनान और गाजा में मानवीय संकट पे बहुत गहरा संकट, खतरा मंडरा रहा है भाई। वहां के लोगों के ऊपर इतना बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है, उनको किस तरीके सहायता दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही, बाकी उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन लोगों की क्या गलती है हम तो बार बार कहते हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तान की भूमिका और दबाव। अब जानिए कि पाकिस्तान की भूमिका, पाकिस्तान ने एक बार इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वहां के ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराजकी और अन्य लोगों के बीच, अन्य सचिवों के बीच बैठक हुई। उस बैठक में दोनों लोग बहिष्कार करके चले गए, क्योंकि जेडी वेंस के प्रस्ताव को ईरान ने स्वीकार नहीं किया। कुछ ऐसी कंडीशन रही जिसके वजह से वो स्वीकार नहीं किए और वो खारिज करके चले गए, क्योंकि कोई भी अपना भाई घाटा नहीं सहेगा।
आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, किसी के ऊपर दबाव बना के कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका अब यहाँ पे डाउन हो रहा है। क्या ये अमेरिका हार गया? मैंने आज अमेरिका के पूर्व एक रक्षा सचिव थे, उनका आज मैंने बयान पढ़ा। वो कह रहे हैं अमेरिकी नागरिकों को झूठ बोला गया कि अमेरिका के हित में ये युद्ध है और ये युद्ध अमेरिका हार चुका है। ये युद्ध अमेरिका का था ही नहीं, अमेरिका फालतू में कूद गया है। मैंने उनका बयान ऐसा पढ़ा तो मैं वही बता रहा हूं। तो इससे आपको समझ में आ रहा हो कि वो वहां के रक्षा पूर्व सचिव रह चुके हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो ये सच होगा। कारण ये है कि वहां की स्थिति परिस्थिति उनको पता होगी, क्योंकि ये अमेरिका के युद्ध नहीं था। अमेरिका फालतू में कूद गया और अपने पैसों को संसाधन का बर्बादी किया है और अमेरिका अब वहां से बाहर निकलना चाहता है। ईरान में जिस तरीके से अमेरिका वर्तमान स्थिति में फंस गया वो बाहर निकलना चाहता है भाई। अमेरिका अपने आप को सरेंडर करना चाहता भी नहीं है, वो बाहर निकालना चाहता है। इतनी बुरी स्थिति में फंस गया, बस बड़ी बड़ी बातें रह गई हैं उनके पास। ठीक है, फिर मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है और बार बार ये अमेरिका के द्वारा और चीन के द्वारा, चीन बहुत जबरदस्त दबाव बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर और चीन ईरान के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि आप चाहिए निगोशिएशन कीजिए और ये युद्ध बंद कीजिए, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है वर्तमान में पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय ध्वस्त हो गई है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ गई, उसकी अर्थव्यवस्थाएं इतनी दोस्त हो गई हैं कि अब पाकिस्तान अपने कर्ज से में जितना डूब चुका है उससे बाहर निकलने के काबिल नहीं रह गया। अब मुनीर साहब क्या करेंगे, मुनीर ही जाने। अब मुनीर साहब कहां से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में वो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। अब मुनीर की औकात भी हाथ में आ गई है। ठीक है, उनके देश की जो स्थिति हो गई है। अब पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका अगर नहीं निभाता तो करे ही क्या, बेचारा दुविधा में फंसा हुआ। उधर तो ईरान मार रहा है, उधर चाइना उनके ऊपर दबाव बना रहा है क्योंकि कर्ज लेकर बैठे हैं। भाई आप जिसका कर्ज लिया है उससे आप बोल नहीं सकते हैं। उधर ऊपर से उनसे अमेरिका से इन्होंने अभी हाल ही में डील की है कि अमेरिका उनको जो वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई, महंगाई इतनी चरम स्तर पे बढ़ गई, उससे उभरने के लिए, बाहर निकलने के लिए अमेरिका की मदद ले रखे हैं। तो बार बार पाकिस्तान के एक फुटबॉल की तरह पाकिस्तान को फुटबॉल बनाकर और फुटबॉल की तरह गेम खेला जा रहा है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ये अच्छा कार्य अगर कर जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान को निगोशिएशन के लिए फिर से आगे आना चाहिए। निगोशिएशन के लिए पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी पाकिस्तान ने की। ठीक है, इन देशों में अमेरिका ईरान को एक मंच पर लाने के लिए बहुत दबाव बनाया है। अब देखो फिर से ला पाते हैं कि नहीं। दबाव पाकिस्तान और अमेरिका खाड़ी देशों, विशेषकर सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बना रहा है। सऊदी अरब भी दबाव बना रहा है क्योंकि वो खाड़ी देश है, उसका बहुत नुकसान हो रहा है। और दबाव ईरान से को बातचीत की मेज पर लाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को वार्ता के संभावित केंद्र के रूप में देखा जा। अब इस्लामाबाद को महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद में बैठक होगी और इस्लामाबाद में बैठक इस बार होगी तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ईरान से कहो बातें माने। बार बार चाइना कह रहा हो सऊदी अरब और बात माने और ये बैठक जो है सफल हो, जो इस बार बैठक हो। और यही दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बना रहे हैं। ठीक है, इजराइल ने फरवरी 2026 में अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए थे, जिससे युद्ध भड़का। वर्तमान में इजराइल अपनी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के खतरे को कम करने पर ध्यान दे रहा है। इजरायली सरकार का कहना है जब तक ईरान अपने प्रॉक्सी ताकतों हिजबुल्लाह और हूती को नहीं रोकता तब तक शांतिपूर्ण संभव नहीं है। अब इजराइल क्या कह रहा है बार बार कि ईरान तो पहले हिजबुल्लाह और हूती को भी कंट्रोल करे। अगर उनको कंट्रोल करता है तभी ये युद्ध संभव, ये शांति संभव हो पाएगी, वरना हम इसका जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे और शांति कायम नहीं हो पाएगी। तो इससे पूरी दुनिया में क्या होगा, दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की कगार पर खड़ी हो गई है इस समय। जिस तरीके से अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं सबकी और महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक आर्थिक मंदी आएगी, वस्तुओं की कीमतें जो है चरम आसमान पे पहुंच जाएंगी, पैसे नहीं होंगे, चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी टाइम पे, तो इसके कीमतें जो है आसमान छूने लगेंगी। अब अगर इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता अगर इस बार सफल हो जाती है तो सब कुछ अभी भी मौका है पूरे विश्व के पास और अमेरिका के पास भी मौका है कि वो अपनी जो है अर्थव्यवस्था बचा सके और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बचा सके।
और दोनों दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि एक छोटी सी गलती फिर से इस युद्ध के आग को भड़का सकती है। अगर इस बार अविश्वास होता है, ये प्रस्ताव संभव नहीं हो पाता है, वार्ता सफल नहीं हो पाती है, तो ये पूरे विश्व को इतना प्रभावित करेगी और ये युद्ध बहुत बड़े कगार पे चला जाएगा। क्योंकि अमेरिका इस बार अगर असफल होती है बैठक, तो अमेरिका इस बार बहुत जबरदस्त ईरान के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बना रहा है। और वो बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत जबरदस्त हमला करेंगे और ईरान को जड़ से खत्म कर देंगे। तो रही ये वर्तमान स्थिति, और ईरान का कहना ये है कि अमेरिका हमारे ऊपर सारी जबरदस्ती, वहां के जो विदेश मंत्री और वहां के सांसदों का जो बयान आया है, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान आया है, वो कह रहे हैं अमेरिका ये युद्ध हार चुका है, अमेरिका जबरदस्ती हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और अमेरिका ये युद्ध हार चुका है, ऐसा उनका कहना है। और ये युद्ध अमेरिका का नहीं है, अमेरिका फालतू में बीच में आ गया है। तो वहां के ऐसे कहने का मतलब आया, और हम किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारी जो प्रस्ताव रखे हैं उसको स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक हम और प्रतिबंधों को नहीं हटा लिया जाता, और क्षेत्रीय जो अस्थिरता उत्पन्न की गई, ठिकाने बनाए गए, उन सबको जब तक हटा नहीं लिया जाता, तब तक हम ये युद्ध को समाप्त नहीं मानेंगे और तब तक हम ये वार्ता सफल नहीं होने देंगे। अगर ये सारी बात स्वीकार कर ली जाती है अमेरिका के द्वारा और ईरान के पक्ष के से जितनी शर्तें रखी गई हैं, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करते हैं, तो ये युद्ध अब बैठ के वार्ता से शांति हो जाएगी, वरना ये युद्ध बहुत भड़केगा और बहुत चरम लेवल पे पहुंच जाएगा। तो यही रही सच्चाई। बाकी आप मीडिया को देखे ही होंगे, हमें पूरा विश्वास है आप सभी लोग देखे होंगे। जब हम गलती से देख लिए मेरे दोस्त और हम इतना पछतावा किए, क्या ये सही घटना थी? मैंने तुरंत उस घटना के लिए मैंने कई जगह से कंटेंट का सोर्स इकट्ठा करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो पता चला इसमें 70% निरर्थक बातें थी जो किसी देश के द्वारा नहीं की गई। तो मीडिया से भी मेरा गुजारिश है कि आप सही न्यूज दिखाइए, देश के नागरिकों को अच्छे और सही दिशा प्रदान करें, किसी के अंदर उग्र भावना न पैदा करें, क्योंकि आप इस देश के चौथे पिलर हैं। तो इस प्रकार आप सभी लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जीएस कर्मयोगी पर भरोसा बनाए रखने के लिए, सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पे अगर कोई सबसे अच्छी घटना को प्रस्तुत कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स को दिखा रहा है, तो जीएस कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी लोग कृष्णा और जीएस कर्मयोगी से जुड़े रहे। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में ऐसे ही एपिसोड, फिर अगला वीडियो आएगा, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।